राजनीति पग पग आगे जिस तरीके से बढ़ रही है, देश के भीतर तमाशा उसी अंदाज में धीरे धीरे सबके सामने आ रहा है। और यह वाकई एक अजूबे की स्थिति नहीं बल्कि त्रासदी की स्थिति है कि सरकार जिस बात का जिक्र करती है उससे इतर घटना तुरंत घट जाती है। इन हालातों के बीच में जिक्र कल सूट बूट का हुआ था, सूटकेस का हो गया। हमें लगा कि आज़ादी के बाद से 67 बरस हो गए इस देश के भीतर, जब पन्नों को टटोलना शुरू किया तो नंबर आया 205 घोटाले इस देश में आज़ादी के बाद से। लेकिन चंद ऐसे घोटाले जिनके साथ नाम लिया जा सके, उसमें नेहरू के दौर में जीप घोटाला के अलावे 5 बड़े घोटाले हुए। इंदिरा गांधी के दौर में मारुति घोटाला 1974 में, उसके अलावे 3 बड़े घोटाले। राजीव गांधी के दौर में पफोर्स, उसके अलावे 3 बड़े घोटाले। सेंट किट्स वीपी सिंह के दौर में, पीवी नरसिम्हा राव के दौर में हर्षद मेहता समेत 11 घोटाले हुए थे। वाजपेयी जी के दौर में ताबूत समेत 5, और मनमोहन सिंह ने तो हर रिकॉर्ड तोड़ दिया, 20 घोटाले। और अब सवाल निकल कर आया है 215 में सूट बूट की सरकार। इसके मतलब कुछ भी निकाले जाएं, लेकिन एक अंदेशा बहुत साफ है, सूटकेस का मतलब इस देश में आजादी के बाद से रहा है। और सूट बूट का मसला किसान का जिक्र हुआ है और शुरू हो गया है। सिलसिलेवार तरीके से चलेंगे, लेकिन इन सब के बीच हमें लगता है एक तस्वीर आज हर किसी को जरूर देखनी चाहिए। दिल्ली के डिप्टी सीएम पत्रकारों के सवालों से भागते हैं। बात ही नहीं करना चाहता। बड़ा अजीबोगरीब है। अगर सीएम और डिप्टी सीएम इस तरीके से बचकर निकलने लगे तो सोचिए, मसला तो कुछ गहरा है। अब इस पे क्या रिपोर्ट बनाई जाए। बवाना में थे, पानी का मसला था, लेकिन सवाल पार्टी के भीतर का घमासान था। कुछ को निकाल दिया गया, पत्रकार पूछना चाहते थे, डिप्टी सीएम भाग रहे थे। और भी तस्वीर आएगी एक एक करके, लेकिन इन सब के बीच शुरुआत चूंकि इस बात से हुई है, तमाशा किस तरीके से बिल्कुल आगे हो रहा है, तो ऐसे में एक तरफ सूट बूट से बात निकली और सूटकेस तक चली गई। लेकिन देश का सच न सूट बूट है न सूटकेस है। सूटकेस की नहीं है ना हमारी सरकार। सूट बूट की सरकार का सियासी मजा कांग्रेस ले रही है और सूटकेस की सरकार का जिक्र कर कांग्रेस के दागदार दामन को खुले तौर पर मोदी सरकार के मंत्री हवा में उछाल रहे हैं। लेकिन दोनों के रास्ते सत्ता पाने या गंवाने के दर्द और उत्साह में ही सिमटे हैं। इसीलिए जिस मुद्दे को लेकर दोनों दल एक दूसरे पर छींटाकसी कर रहे हैं, वो मुद्दा हाशिए पर जा चुका है, यानी किसान। और किसानों की मौत का सिलसिला इस बीच थम नहीं रहा। अलवर के तुरला गांव में किसानों ने फसल में आग लगा दी, तो मथुरा के समसपुर गांव के विजेंद्र ने पेड़ से लटककर खुदकुशी कर ली। दोनों जगहों पर किसी किसान को बर्बाद फसल की एवज में कोई मुआवजा अब तक नहीं मिला है। कोई राहत प्रशासन की तरफ से अब तक नहीं पहुंची है। अलवर में फसल में आग इसलिए लगा दी गई क्योंकि 9 बीघा जमीन पर गेहूं की फसल जो खड़ी हुई, उसने सब कुछ लुटा दिया। अलवर में काला खां और महमूद खां ने 9 बीघा जमीन पर गेहूं की फसल बोई। ओलावृष्टि हुई, बारिश हुई, सपने टूट गए। खेतों की बर्बादी को देखकर दिल इस कदर टूटा कि रोजाना बर्बाद फसल को देखते देखते किसानों को इस हद तक गुस्सा आ गया कि उन्होंने फसल में ही आग लगा दी। और इन सब के बीच कोई हमदर्दी, कोई सरकारी दावा उनके दरवाजे तक नहीं पहुंचा। मुआवजे की आस कुछ दिन और निकल जाए तो स्थिति और बिगड़ेगी। सब्र का बांध समूचे गांव में हर किसान का टूट रहा है। तो आज 8 बीघा में आग लगाई उस मजदूर ने, मेरे पास पैसे ही नहीं, तो मैं कम से कम आने वाली फसल की तो मैं तैयारी करूँ इस चीज़ के लिए। जुताई भी नहीं होगी ढंग से, फिर हमने इसमें आग लगा दी। अगली फसल की हम तैयारी कर रहे हैं। तुलेड़ा और मनाना के ग्रामीणों का कहना है कि इन दोनों गाँव में 100% फसल खराब हो गई। किसी खेत में 100 से कम खराब फसल हुई नहीं, यानी स्थिति इतनी नाजुक है कि आगे किसान जिए कैसे, उसके लिए मुश्किल हो चली है। वहीं मथुरा में किसानों की मौत का सिलसिला थम नहीं रहा।
समस्कुर गांव में 55 बरस के किसान विजेंद्र सिंह ने कर्ज लेकर खेती की, लेकिन ओलावृष्टि और बारिश ने फसल चौपट कर दी। साहूकार से पैसा लिया था, अब सवाल ये खड़ा हो गया कि पैसा लौटाएं तो कैसे लौटाएं। सोचा राहत मिल जाएगी, लेकिन राहत सरकार की पहुंची नहीं, प्रशासन ने कोई उम्मीद बंधाई नहीं, और इन सब के बीच सब कुछ टूटा तो विजेंद्र ने जिंदगी की डोर भी तोड़ डाली और खुद फांसी लगाकर पेड़ से लटक गया। इन्होंने अपनी फसल को देखा था, फसल बिल्कुल नष्ट हुई थी। इन्होंने अपना मतलब गले आकर वो खेत लिया था पट्टे पर, 20,000 रुपये बीघे लिया था, 1,20,000 रुपये का लिया था अपने भाई दामोदर का। अब किसान क्या करेगा, चाहे तो हताश से निराश हो गई है। इन्होंने भी यही देखा, खेत ले अपने खेत पे आए, काबू में नहीं है, सुसाइड कर लिया। मथुरा से गोपाल शर्मा के साथ अलवर से राजेंद्र शर्मा, आज तक। रुदन हर गांव में है। रुदन उन सांसदों के गांव में भी है जिन सांसदों ने गांव को सुधारने के लिए उसे गोद ले लिया, वह भी प्रधानमंत्री के कहने पर। प्रधानमंत्री ने जिस गांव को गोद लिया वहां भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक तस्वीर दिल्ली की। पानी बिजली का सवाल दिल्ली में इस तरीके से छाया, सत्ता बदल गई। और आज सीएम साहब जब निकले तो महिलाएं निकलकर सामने आ गई, कहा ये पानी पीते हैं, देख लीजिए, सुन लीजिए। खराब हो जाते हैं इस पानी से। ये रहे सामने तो है, ये सामने प्लांट के ये प्लांट करवाएंगे तो जी हम फिर दोबारा उनके पास हो जाएंगे। और सनोट की जमीन में सनोट का नहीं पानी नहीं मिलेगा। आप 10 दिन के लिए वादा था, 10 दिन रुक जाओ बस, फिर आपको जमीन का पानी मिल जाए तो हम फिर धरना करेंगे, फिर केजरीवाल को आना पड़ेगा। सनोट की जमीन में तो ये प्लांट और सनोट, अरे हम तो वहाँ पहुँच गए स्टेज पे। नहीं आंधी तक है, आंधी नहीं। मसला ट्रीटमेंट प्लांट के उद्घाटन का था, लेकिन वहां पे ये बोतल बंद पानी नहीं बल्कि पानी बोतल में बंद किया गया था। उसके बाद सामने रखा गया, ये पानी पीते हैं हुजूर हम, अब इसमें आप ठीक कीजिए, ना ठीक कीजिएगा तो अगली बार आना आपका मुश्किल कर देंगे। जनता समझ रही है सियासत अगर पारदर्शी है तो इस बार पारदर्शी हमें भी होना पड़ेगा। लेकिन प्रधानमंत्री ने जिस गांव को गोद में लिया उस गांव की स्थिति क्या है, और जब जिक्र संसद के भीतर होता है भूमि अधिग्रहण से लेकर किसानों तक का, तो क्या ये बात उस गांव तक पहुंचती है जिसे प्रधानमंत्री ने गोद में लिया है? बर्बाद गेहूं की फसल और उस फसल को खामोश निगाहों से निहारता किसान। दरअसल ये नजारा उस गांव का है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोद लिया है। उन्हीं के संसदीय क्षेत्र यानी बनारस के भीतर का ये गांव। मौसम की मार यहां की खेती पर कुछ इस तरह पड़ी कि पूरी खेती बर्बाद हो गई। और जयापुर गांव का एक एक किसान इस बात को लेकर तरस रहा है, जो दिल्ली में कहा जा रहा है उसकी कहीं कोई सुनवाई बनारस तक और उसके गांव जयापुर तक तो हो जाए। हमारा तो नुकसान सर मतलब 70 से लेकर 80% तक नुकसान ही हमको समझ में आ रहा है। गेहूं में कमी भी बहुत ज़्यादा कम गेहूं निकला था। क्या कारण है नुकसान होने का? यह दऊ पानी बरस दिलन। दरअसल फसल बर्बाद हो चुकी है और ग्रामीणों की माने तो हालत भुखमरी के हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि करें तो करें क्या। लेकिन एक तरफ प्रधानमंत्री ने गोद में गांव को लिया है तो ऐसे में आस तो है कि दिल्ली सुनती है, दिल्ली ऊंचा सुनती है, यह तो ठीक है। लेकिन रक्षा का बीड़ा खुद प्रधानमंत्री ने उठाया है और हर सांसद को कहा है कि वो एक एक गांव गोद ले तो स्थिति सुधर जाएगी। तो ऐसे में खुद जिस गांव को प्रधानमंत्री ने गोद लिया है वहां के भुखमरी हालात से किसान किस रूप में बचेंगे, अब यही आस बची है। हमारे स्थिति मतलब कि अब हम साल भर कौन चीज खाएंगे, कौन चीज पशु के खिलाएंगे। भाई है कुछ जन मिल जाए थोड़ा सा प्रधानमंत्री दे दें, लाभ गेहूं ने के जन किसान के सोचे हुए दिए ने। फसल की बर्बादी के बाद खेतीहर किसानों को आस यही है, प्रधानमंत्री को देखना है तो प्रधानमंत्री खुद गांव आकर देख ले। एक तमाशा कश्मीर में भी हो रहा है। चुनाव हुए, जमकर वोटिंग हुई, सरकार बन गई, लेकिन दो ध्रुव पर खड़ी सरकार के पास कश्मीर के लिए क्या वाकई कोई ब्लूप्रिंट है? अगर नहीं है तो दूसरी तरफ अलगाववादियों के पास एक ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है और उसके लिए एकजुटता बढ़ रही है अलगाववादियों में। रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर को लेकर मुफ्ती और मोदी के बीच की दूरी और हाफिज सईद के सुर में सुर मिलाकर जहर उगलते मसरत ने कुछ किया हो या ना किया हो,
लेकिन हुर्रियत को एक मंच पर जरूर ला खड़ा किया। सिवाय दिल्ली में पाकिस्तानी एम्बेसी के कहीं भी एक साथ नजर न आने वाले अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी, यासीन मलिक और मीरवाइज अरसे बाद घाटी के नारबल में एक साथ जुटे। मौका पुलिस फायरिंग में मारे गए युवक के पक्ष में रैली के आयोजन का। मारे गए युवक सुहेल के परिवार वालों से मिलने के बाद अलगाववादी खेमे के तीनों मुख्य नेताओं ने एक साथ रैली को न सिर्फ संबोधित किया बल्कि इस बात का भी ऐलान किया कि घाटी में अब सबको एक साथ खड़े हो जाना चाहिए। मजबूत तो क्या कश्मीर घाटी को लेकर कोई नया ब्लूप्रिंट हुर्रियत के पास है? क्योंकि घाटी में जिस तरीके का ब्लूप्रिंट अब अलगाववादी सामने लेकर आएंगे उसके जहन में बहुत साफ होगा लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार की सियासत और इस पार मसरत सरीखे व्यक्तियों का उभार। यानी अभी तक कई खेमों में बटे अलगाववादी एक साथ होने के लिए अब घाटी की उसी भावना को उभार रहे हैं जो सेना के खिलाफ हो, जो दिल्ली को कश्मीर से दूर करती हो। महत्वपूर्ण है कि 7 बरस पहले 2008 में अमरनाथ जमीन विवाद के दौरान ये नेता एक साथ दिखे थे और उसके बाद गिलानी के एक बयान ने हुर्रियत को बांट दिया। आलम यह हो चला कि कोई किसी से मिलता तक नहीं, यहाँ तक कि पाकिस्तान ने भी सुलह करने की कोशिश की। दिल्ली में पाकिस्तानी एम्बेसी में सभी को एक साथ बुलाया गया। सभी एम्बेसी पहुंचते जरूर लेकिन अलग अलग आते, अलग अलग निकल जाते। लेकिन इन सब के बीच घाटी में पीडीपी बीजेपी गठबंधन सरकार के दौरान तो जैसे चमत्कार हो गया। अचानक न केवल अलगाववादी नेता एक साथ आकर खड़े हो गए बल्कि जेकेएलएफ चीफ यासीन मलिक भी इन दोनों के बीच नजर आए। और विपक्ष की माने तो नतीजा राज्य में पीडीपी और बीजेपी गठबंधन सरकार की अलगाववादियों के प्रति नरम नीति का ही ये नतीजा है। मसरत आलम पाकिस्तान और लश्कर तैयबा की जबान बोल रहे हैं, वहीं पर जम्मू कश्मीर की साझा सरकार बीजेपी और पीडीपी की है। दोनों पार्टियां दो अलग अलग रास्तों पर चल रही हैं। उस बीच अब हुर्रियत नेता भी ये साफ समझ गए हैं कि अगर वो एकजुट नहीं होते हैं तो कहीं न कहीं उनकी राजनीति भी जमीन से खिसक जाएगी। यही कारण है कि देर से ही सही हुर्रियत नेताओं ने एकजुटता दिखानी शुरू कर दी है। कैमरामैन तारिक लोन के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। यानी संकेत बहुत साफ हैं, दिल्ली और श्रीनगर के बीच कोई ऐसा सेतु बनना होगा जो लगे कि एक दिशा में जा रहा है और ब्लूप्रिंट हाथ में होना चाहिए। लेकिन इसका असर उस पार क्या हो रहा है और चीन किस तरीके से पाकिस्तान के साथ मिल रहा है, इसको रिपोर्ट दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आइए दोबारा लौटते हैं एक तमाशा काले धन को भी लेकर। और आज मसला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, क्या हुआ वहां पर और खुद क्या कहा राम जेठमलानी साहब ने, जरा सुनिए। विदेशी बैंकों में जमा काले धन को भारत वापस लाने का मुद्दा अब मोदी सरकार के गले की फांस बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट के साथ ही संसद और जनता के सामने भी सरकार को साबित करना होगा कि वो इस मामले में कितनी गंभीर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में चल रहे इस मामले में याचिकाकर्ता राम जेठमलानी ने मोदी सरकार और इसके वित्त मंत्री अरुण जेटली पर सीधा हमला कर दिया है। जेठमलानी ने अपनी जर्मनी यात्रा के दौरान की गई तहकीकात का जिक्र करते हुए कहा कि अब तक भारत सरकार ने जर्मन बैंकों से आधिकारिक और औपचारिक तौर पर कोई संपर्क नहीं साधा है। यानी बकौल जेठमलानी सरकार के सारे दावे खोखले हैं। तो बड़ा सवाल ये उठता है कि 12 मई को कोर्ट के आदेश पर एसआईटी स्टेटस रिपोर्ट पेश करेगी और सरकार अपनी उपलब्धियों का बखान करेगी तो जेठमलानी अपने तर्कों और सबूतों के साथ कोर्ट में ही मौजूद होंगे। यानी मुकाबला तगड़ा होगा और दिलचस्प भी। काले धन पर मोदी सरकार की मुश्किलें कानून यानी कोर्ट के सामने भी हैं और जनता के सामने भी। कोर्ट को ये बताने में सरकार को पहले मुश्किल आएगी कि पिछली स्टेटस रिपोर्ट और अब की स्टेटस रिपोर्ट में स्टेटस कितना बढ़ा है, कितना आगे बढ़ा। राम जेठमलानी के इस बेबाक और बेलौस बयान के बाद जनता की अदालत में सरकार की मुश्किलें और बढ़ेंगी कि क्या ये सिर्फ राजनीतिक शगुफा था या इससे आगे बढ़कर कुछ और सरकार करना चाहती है। यानी यहाँ भी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। कैमरामैन अश्विनी हिलन के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। जो बात कही जा रही है वो बात नजर क्यों नहीं आती और उससे उलट क्यों होता है, इन सब के बीच संजय जोशी के पोस्टर आज नागपुर में भी चस्पा कर दिया गया। दिल्ली की सड़कों पर मौजूद था कि संजय जोशी को वापस लाइए, मोदी जी से आग्रह किया गया था। ये सारी चीजें चल रही और अब संघ मुख्यालय के इर्द गिर्द भी पोस्टर थे। लेकिन बहरहाल हम जिक्र कर रहे थे चीन और पाकिस्तान की दोस्ती का मतलब भारत के लिए क्या खतरे की घंटी है। रिपोर्ट देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत के साथ संबंधों की नई उड़ान क्या दी। चीन खुले तौर पर पाकिस्तान को
अब एशियन टाइगर कहने से नहीं चूक रहा। तो क्या अमेरिका और चीन के बीच संघर्ष की कहानी भारत पाकिस्तान के संबंधों को लेकर टकराव की एक नई दिशा तय कर रही है? हो जो भी, लेकिन भारत के लिए चीन और पाकिस्तान के नए संबंध इसलिए कहीं ज्यादा मुश्किल पैदा करने वाले हो चले हैं क्योंकि चीन ने खुले तौर पर पाकिस्तान को सामरिक और आर्थिक तौर पर खड़ा करने के लिए 50 अरब डॉलर के समझौते की पाइपलाइन बिछाने का जिक्र कर दिया है। यानी सिर्फ चीन पाकिस्तान के बीच इकोनॉमिक कॉरिडोर ही नहीं बनेगा, बल्कि सामरिक ताकत के तौर पर पाकिस्तान नजर भी आएगा। In the international forums, Pakistan will continue to support one China policy and China's stand on its core national interests. We appreciate China's solidarity with Pakistan in our quest for peace and stability in South Asia. तो क्या ये भारत के लिए खतरे की घंटी है क्योंकि चीन ने उग्रवाद से लड़ते पाकिस्तान की पीठ ठोकी है और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने चीन के विस्तारवाद को मान्यता दी है और कहा है कि वह अब दुनिया में एक चीन की नीति का ही समर्थन करेगा। और इन सब के बीच जिस इकोनॉमिक कॉरिडोर को चीन बना रहा है उससे चीन पाकिस्तान के दक्षिण में मौजूद गवादर बंदरगाह तक सड़क मार्ग से पहुंच जाएगा और इस नए बंदरगाह को चीन आगे चलकर एक नौसैनिक केंद्र के रूप में इस्तेमाल भी कर सकता है। महत्वपूर्ण है कि भारत के लिए मुश्किल इस बंदरगाह से चीन को अरब की खाड़ी और हॉर्म्यूज की खाड़ी में सीधा प्रवेश मिल जाएगा, जो पश्चिम एशिया के तेल बाहर भेजने के रास्तों के बेहद नजदीक है। तो जाहिर है भारत के सामने मुश्किल भी आएगी और सौदेबाजी करने के लिए उसके बीच में पाकिस्तान भी खड़ा होगा। याद करें तो भारत ने हाल ही में बड़ी मुश्किल से श्रीलंका को अपने यहाँ चीन को बंदरगाह बनाने से रोकने के लिए राजी किया, जिस वजह से चीन भारत और श्रीलंका से भी नाराज है। और इन सब के बीच अब पाकिस्तान के साथ जिस तरीके से समझौते हो रहे हैं और पाकिस्तान ने भी चीन से 8 पनडुब्बी खरीदने का जिक्र किया है, उसने ये सवाल तो खड़े कर ही दिए हैं कि मई में नरेंद्र मोदी जब चीन की यात्रा पर जाएंगे तो क्या चीन भारत के साथ सौदेबाजी के दायरे में अमेरिका को सामने खड़ा करेगा या फिर पाकिस्तान को सामने खड़ा करके भारत के लिए मुश्किल राह बनाएगा। अगले ही महीने दौरा करना है चीन का प्रधानमंत्री मोदी को।